अमीर और गरीब बहन की ठंड। गौरी केवल 7 बरस की थी जब उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसकी चाची चंपा उसे अपने घर ले आती है। ये देखकर उसका पति अवधेश कहता है, अरे बौराई हुई लुगाई, इस आफत को घर क्यों उठा लाई? अरे पहले मैं 3 जन का पेट पालता था, अब इस अनाथ बला को भी पालना पड़ेगा। हाय रे मेरे फोटे करम, पागल पति पल्ले पड़ा है मेरे। अरे ओ नासपीटी, बुत बनी खड़ी क्या है, भीतर जा। चंपा की डांट से उस बच्ची की आंखों में डर के मारे आंसू भर जाते हैं। वो किवाड़ से सटकर चंपा की सारी बातें सुनने लगती है। अरे मेरे मूर्ख चंदपति, तुम्हारी भतीजी को यहाँ लाने के पीछे का माजरा 2 मकसद है। देखो, तुम तो जानते हो कि मुझसे अकेले घर का बर्तन चौका होता नहीं, इसीलिए बाई पर बेफिजूल नोट खर्च करने से बेहतर तुम्हारी भाई की बेटी को ही बाई बनाकर रख लेते हैं। बदले में बचा कुचा खाना दे देंगे और ऐसे गांव गढ़ की नजर में हम इस अनाथ को गढ़ कहलाएंगे। क्या बात है मेरी चंपा कली, तुम तो चाणक्य जैसी तेज तर्रार निकली। उनकी बातें सुनकर गौरी को गहरा आघात पहुंचता है। वो सारी रात फूट फूट कर रोती है। अगले ही दिन चंपा गौरी पर घरेलू कामों का भार थोपकर चालाकी से खुद सारा दिन पलंग पर पसरी रहती है। चंपा की इकलौती बेटी अवनी थी। गुजरते महीनों के साथ सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। एक दिन चंपा खूब सारी खरीदारी करके घर लौटती है। अवनी बेटी, कहाँ है तू? देख, माँ तेरे लिए कुछ लाई है। माँ, आपने बुलाया? हाँ मेरी लाडो रानी, देख माँ तेरे लिए सर्दियों की सुंदर सुंदर स्वेटर और महंगे मोजे लाई है। कल से ज्यादा जाड़ा पड़ने का आसार है, इसीलिए ये जूते पहनकर ही स्कूल जाना। चाची, मेरे पास एक भी स्वेटर नहीं है, मेरे लिए बाजार से 1-2 स्वेटर ला दीजिए। आहा, तो अब लाडो रानी को स्वेटर चाहिए? मेरे पास क्या नोटों के पुलिंदे बंदे हैं? खैर मना कि हमने तुझ गरीब के सर पर हाथ रख दिया, वरना मंदिर की किसी सीढ़ियों पर हाथ फैलाए चिथड़ों में जी रही होती, समझी? चालाक चंपा चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। देखते ही देखते सर्दियां शिखर पर पहुंच जाती हैं। जहां उसकी बहन अवनी मखमल के बिछौने पर मजे से सोती है, वहीं गरीब गौरी सारी रात कड़के की ठंड में ठिठुरती हुई कोहरे की रात काटती। दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मंजर में गुजरते गए। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। गौरी और अवनी दोनों बहनें अब बड़ी हो चुकी थी। अरे ओ करमजली, चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? ये लो चाची जी, चाय। अरे मंदबुद्धि, 10 साल बीत गए। कितनी दफा कहा है कि पौ फटने के साथ सवेरे ही चाय मेरे हाथ में दे दिया कर। जाड़े के मारे आधा शरीर जम गया है, ला दे चाय और जा। जी चाची जी। गौरी के जाते ही गांव में रहने वाली शन्नो उसके पास आकर कहती है, कैसे हो चंपा कली? अरे बिचौलन तू, आज भूली बिसरी मेरे घर कैसे पधार पड़ी? अरे भूले भटके नहीं चंपा, शन्नो तो सिर्फ काम के सिरे आती है। एक बड़ा ही रईस रिश्ता आया है, तू बोल तो तेरी बेटी की बात चलाऊं। अरे नेकी और पूछ पूछ, तू बात चला। घर द्वार ऊंचा होना चाहिए, दाम दहेज भी पूरा दिया करूंगी, एक ही तो लाडली है मेरी। शन्नो के जाते ही अवधेश कहता है, मगर चंपा, वो गरीब गौरी अवनी से बड़ी है। बगैर इसके ब्याह के हम अवनी की शादी करेंगे तो गांव गढ़ में बढ़ चढ़कर दोनों बहनों की ब्याह की बातें उठ जाएंगी। क्यों फिक्र करते हो? मैंने इस गरीब के लिए बगल के गांव में ही एक रिश्ता देखा है। बस एक बार इस बैरन का ब्याह हो जाए ताकि हमारा पल्ला छूटे। 2 दिन के भीतर ही दोनों बहनों को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। दोनों बहनें संजीत और राजवीर को पसंद कर लेती हैं। पंडित जी, जल्दी से शादी की कोई पास की तारीख निकालिए। जजमान, दिसंबर का महीना शादी के लिए सबसे शुभ है। चंपा और अवधेश अपनी बेटी अवनी की शादी की खातिर खरीदारी शुरू कर देते हैं। अवनी बेटी, ज्यों की तेरी शादी सर्दियों में हो रही है, इसलिए ये देखकर मैंने और बाबूजी ने तेरे लिए स्वेटर शॉल खरीद लिए हैं। ये देख, खास तेरे लिए पश्मीना शॉल खरीदी है और अभी तेरा सर्दियों का सूटकेस तैयार करना होगा। माँ, शादी तो गौरी की भी है, उसके लिए आपने क्या खरीदा? उसके लिए मैं क्यों नोट खर्च करूं? जो उसके ससुराल वाले भेजेंगे वही पहनेगी वो मनूस। देखते ही देखते शादी का दिन दस्तक दे जाता है। दोनों बहनों के अमीर और गरीब ससुराल से शादी का शगुन आता है।
ये देखो माँ, राजवीर की फैमिली ने शगुन में मेरे लिए कितना महंगा लहंगा भेजा है और लहंगे के साथ सर्दी से कवर अप के लिए रेड शॉल भी भेजा है। बेचारी गौरी के गरीब ससुराल वालों ने सस्ता सा लहंगा भेज दिया ना ही उसके साथ सर्दी का शॉल भेजा और ना स्वेटर। अरे तुझे उसे क्या लेना देना। अवनी बेटी, अभी मौसम साफ है, ब्यूटी पार्लर चली जा, क्योंकि सांझ की बेला के बाद कड़के की ठंड शुरू हो जाएगी। जहाँ एक और चंपा अपनी सगी बेटी के ब्याह में लाखों खर्च करती है, वहीं बेचारी गरीब गौरी के पास जाड़े का कोई जुगाड़ नहीं था। दोनों बहनें शादी करके अपनी अपनी गृहस्थी बसाने चली जाती हैं। विदाई की बेला पर चंपा कहती है, ना माँ जी, अपनी फूल सी बच्ची आपको सौंप रही हूँ। इसे बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, इसका ख्याल रखना। फिक्र मत कीजिए सासू माँ, आज से अवनी लग्जरी लाइफ जीने जा रही है। दोनों बहनें अपनी शादीशुदा जीवन की शुरुआत करती हैं। समय गुजरता है, फिर एक दिन अचानक गौरी के घर के आगे एक लंबी चौड़ी कार आकर रुकती है, जिसके भीतर से बूट्स और लॉन्ग कोट पहनकर अवनी आती है। ओह माय गॉड, जाने किस स्लम एरिया में गौरी की शादी हुई है। अचानक गौरी पतला पुराना शॉल ओढ़कर उसके सामने आती है। अवनी, तू कैसी है मेरी बहन? ओह गॉड, गौरी, इतनी कड़के की ठंड में तुमने ये तुच्छा सा शॉल क्यों ओढ़ा है? ठंड से कैसे ठिठुर रही हो तुम? अरे तुम भी किस बात को लेकर बैठ गई? मुद्दतों बाद मिले हैं, आओ मेरे साथ। अवनी गौरी के साथ कमरे में आती है। क्या हुआ अवनी, इधर उधर क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि शादी के बाद भी गरीबी की घनघोर घटा तुम्हारे सर पर तनी हुई है। न तन पर एक स्वेटर है, न एक बेहतर रजाई। ये कौड़ियों के कंबल से सर्दी थोड़ी जाती होगी। मुझे देखो, शहर के टॉप 10 में से एक बड़े बिजनेसमैन की बीवी हूँ, लग्जरी लाइफ जीती हूँ। जानती हो, शादी के बाद हम हनीमून के लिए सर्दियों में स्विट्जरलैंड गए थे और इस कोट की कीमत भी तुम्हारे इस घर से ज्यादा है। जाने क्या देखकर तुमने उस 2 कौड़ी के किसान से शादी की। बस बहुत हो चुका। ठंड की आड़ में तुम अपनी बहन की गरीबी का ठट्ठा उड़ा रही हो। बेहतर होगा जो तुम यहाँ से चली जाओ। अरे इस गरीब कुटिया में रुककर ठंड का कहर काटना भी कौन चाहता है। अवनी अपनी रईसी का रौब झाड़कर वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है। एक दिन गौरी को पता चलता है कि उसकी चाची की तबीयत बिगड़ी हुई है। दोनों बहनें चंपा के पास जाती हैं। चाची जी, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत बिगड़ी है? तभी मेरा जी घबरा रहा था। अब बस करो अपना ये नाटक। पिताजी, ये पैसे रखो और जरूरत पड़ी तो बताना, मैं चलती हूँ। अरे बेटी, कुछ घड़ी अपनी बीमार माँ के पास तो बैठ। मुझसे 2 घड़ी भी इस घर में नहीं रुका जाएगा। दम घुट रहा है यहाँ मेरा। अब मुझे इस गरीबी में रहने की आदत नहीं। अवनी का बदला स्वभाव देखकर चंपा कहती है, वाह बेटी, ये दमड़ी देखकर अपनी माँ के दूध का क्या खूब कर्ज चुकता किया है। मैंने अपना सब कुछ तुझ पर न्यौछावर कर दिया और जिसे कभी मैंने मीठे मुंह बात भी नहीं की, आज वही मेरे साथ है। माँ, आपकी इस मेलोड्रामा का मुझ पर कोई असर नहीं है। चलती हूँ। रईसी के रौब में अंधी अवनी रिश्तों को रौंद कर चली जाती है। मगर कुछ समय बाद राजवीर के बिजनेस को इस कदर घाटा होता है कि वो अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। आज ना तो अवनी के पास उसकी रईसी बची है, ना ही रिश्ते। जिस ठंड को लेकर एक रोज उसने अपनी गरीब बहन का ठट्ठा उड़ाया था, आज खुद भी वो कुछ इस कदर कोहरे का कहर काट रही है। इसीलिए दोस्तों, हमें किसी गरीब की गरीबी का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्या पता कब पासा पलट जाए। अरे अरे, कोई दिखाई नहीं दे रहा है घर के अंदर। कहाँ गए सब के सब? अरे माँ जी, कहाँ हो आप? ये देखो कितनी धूल मिट्टी जमी पड़ी है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। शिल्पा की आवाज सुनते ही बेचारी ललिता खांसते हुए शिल्पा के पास आती है। हाँ बहू, क्या हुआ? क्या हुआ? आप मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? अरे जरा देखो कितनी धूल मिट्टी जमी पड़ी है घर में। क्या आपको ये सब दिखाई नहीं देती? अरे बहू, ये सब तो नौकरानी के काम है, तू उससे करवा। बात ऐसी है, नौकरानी को दे दी है मैंने हमेशा के लिए छुट्टी। अब नौकरानी नहीं आएगी घर में काम करने, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि नौकरानी को बेवजह देते जाएं। तो बहू, घर का काम कैसे होगा? अरे आप हो, मैं हूँ, हम लोग मिलकर घर का काम कर लेंगे। कम से कम नौकरानी को देने वाले पैसे तो बचेंगे। एक काम करो, जाओ आप नाश्ता बना लो।
ऐसा कहकर वो अपनी सास को नाश्ता देने के लिए ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद बेचारी ललिता चुपचाप जाकर नाश्ता बनाने लगती है। ललिता की अब उम्र हो चुकी थी तो उससे काम नहीं हो पाता था, जिसके चलते उसे बहुत खांसी आती थी और उसकी सांस भी फूलने लगती थी। हे भगवान, अगर मैं ऐसे ही गैस चूल्हे पर चढ़ी रही तो मेरा तो दम ही निकल जाएगा। तभी शिल्पा वहां आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे अरे क्या हुआ, अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया? अरे बहू बना रही हूँ, जरा देख तो सही मेरी हालत क्या हो गई है। हाँ हाँ दिख तो रहा है मुझे, क्योंकि ड्रामा करने वाले लोग तो अलग ही दिख जाते हैं। अरे बहू तू ऐसा क्यों कहती है, भला मैं क्यों ड्रामा करूंगी? देखो अब और कोई चारा नहीं है, नौकरानी तो मैंने निकाल दी है, अब घर के काम तो करने ही होंगे। ऐसा कहकर शिल्पा फिर से वहां से चली जाती है। बेचारी ललिता को ना चाहते हुए भी घर के सभी काम करने पड़ते हैं। शिल्पा को ललिता की बढ़ती हुई उम्र पर भी थोड़ा सा तरस नहीं आता, जिसके बाद दिन भर काम करने के बाद बेचारी ललिता अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है। उसे बहुत तेज ठंड लगती है। शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। बहुत तेज ठंड हो रही है, आज अपनी रजाई निकाल लेती हूँ। ललिता जैसे ही अपनी रजाई निकालती है, उसकी रजाई चूहों ने कुतर दी होती है, जिसके चलते उसमें कई सारे छेद हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया है, अब क्या करूं? अब मैं ये रजाई कैसे ओढ़ूंगी? वो बेचारी शिल्पा के पास जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, मेरी रजाई चूहों ने कुतर दी है, चारों तरफ उसके छेद हो गए हैं, मेरे लिए एक रजाई मंगवा दे। क्या कहा, एक रजाई मंगवा दूं? अरे बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है क्या? बहू तू ऐसे क्यों कह रही है? अब इतनी सर्दी में मैं फटी हुई रजाई कैसे ओढ़ूंगी? ओढ़नी तो आपको पड़ेगी, क्योंकि कुछ साल तो आपके रह ही गए हैं धरती पर, और इस वजह से हम आपके लिए नई रजाई लेकर कोई फायदा नहीं है। देखो इतने फालतू के पैसे नहीं है मेरे पास, समझी? आप जाओ और जाकर उसी रजाई में सो जाओ। बेचारी ललिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो बेचारी चुपचाप अपने कमरे में जाती है और रजाई उठाती है और उसे सिलने की कोशिश करती है। जैसे तैसे वो अपनी रजाई को सिलती है और उसे रात को ओढ़ती है, लेकिन फटी हुई रजाई की वजह से रात को ठंडी ठंडी हवा उसकी रजाई में घुसने लगती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। हाय 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 भगवान, मेरी तो हड्डियां चटक रही हैं, इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं। बेचारी ललिता अपनी बहू के पास दवाई लेने के लिए जाती है। अरे बहू, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, कल रात ठंडी ठंडी हवा मेरी रजाई में घुस गई थी। एक काम कर, मुझे थोड़ी सी दवाई ला कर दे दे, मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। ये सुनते ही शिल्पा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से से चिल्लाकर कहती है, अरे आपने समझ क्या रखा है, कभी आपको नई रजाई चाहिए तो कभी आपको दवाइयाँ चाहिए। अरे इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपका बेटा इतना भी नहीं कमाता कि आपके इतने सारे शौक पूरे कर दिए जाएं। बहू ये कैसी बातें कर रही है, भला मैं कौन से शौक पूरे करवा रही हूँ? तुझसे जो मेरी जरूरत की चीजें हैं वही तो बोलती हूँ। तुम तो जानती हो माँ जी, इस घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर है, घर की सारी भाग दौड़ मुझे ही देखनी पड़ती है। मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊंगी? आपका बेटा तो निकम्मा है, सही से कमाता भी नहीं है। बहू जितना वो कमाता है वह सभी तो तुझे लाकर दे देता है। हाँ तो क्या करूँ, उन पैसों को ऐसे ही बर्बाद करूँ? आगे को मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए मैं कुछ नहीं करूंगी क्या? शिल्पा अपनी सास को बहुत ज्यादा ताने देती है, जिसके बाद बेचारी ललिता अपने कमरे में चली जाती है। वो अपनी बहू के डर के मारे कभी अपने बेटे को सारी बातें नहीं बताया करती थी। एक दिन ललिता का बेटा विवेक शिल्पा से कहता है, अरे शिल्पा, सर्दियां आ गई हैं, हमारा गीजर भी खराब हो गया है। आज मैं किसी गीजर वाले को घर पर भेज दूंगा, वो गीजर लगाकर चला जाएगा, ठीक है? हे भगवान, अगर इन्होंने किसी गीजर वाले को भेजा तो वो औने के पौने भाव बताएगा। इससे अच्छा है कि मैं उनसे पैसे लेकर खुद ही ले आऊं। अजय आप क्यों परेशान होते हो? आप एक काम करो, मुझे पैसे दे दो, मैं खुद जाकर अच्छा वाला गीजर लेकर आ जाऊंगी। विवेक अपनी पत्नी शिल्पा को पैसे दे देता है, जिसके बाद शिल्पा उन पैसों में से आधे पैसे बचाकर सस्ता सा गीजर ले आती है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। आधे पैसे बच भी गए और आधे पैसों में गीजर भी लग गया। गीजर लगने के बाद घर के सभी काम आसानी से होने लगते हैं। एक दिन शिल्पा खुशी खुशी गीजर के गर्म पानी में नहाने के लिए जाती है। अरे आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, एक काम करती हूँ, गरम गरम पानी में नहा कर आती हूँ, बहुत मजा आएगा। शिल्पा नहाने के लिए जाती है, लेकिन नहाते नहाते अचानक से गीजर फूक जाता है, जिसके चलते शिल्पा को एक बहुत बड़ा तगड़ा करंट लगता है और वो चिल्लाकर वहीं बेहोश हो जाती है।
तभी विवेक और ललिता उसे किसी तरह वहां से निकालते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। गीजर की वजह से शिल्पा को बहुत सी चोट लग जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें अच्छा वाला गीजर मंगाने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही कंजूसी के चलते आधे पैसे बचा लिए थे और आधे पैसों में सस्ता गीजर लाकर लगवा दिया था। आज तुम्हारी कंजूसी के चलते तुम्हारी मौत होने से बची है। अरे कुछ तो ख्याल रखो, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं होती। आप सही कहते हो, कंजूसी करना सही नहीं होता। अब से मैं इतनी कंजूसी कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से शिल्पा को सबक मिल जाता है और वो अपनी सास के साथ भी अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देती है, जिसके चलते वो कंजूसी करना हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुसुम अपने बेटे रोहित की शादी विमला नाम की लड़की से करा देती है। कुछ ही दिनों में वो घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है, लेकिन वक्त के रहते विमला अपनी सास पर हावी हो जाती है। दरअसल सास कुसुम एक सीधी सादी औरत थी, तो वहीं उसकी बहू बहुत ही टेढ़ी किस्म की घमंडी औरत थी। यकीन ना हो तो आप खुद ही चलकर देख लीजिए, जहां सास दिसंबर की सर्दी में एक बहू के होते सोते बर्तन साफ कर रही थी और बहू पैर पसार कर टीवी देख रही थी। अरे बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है। अरे बहू, जरा मुझे गुनगुना पानी तो दे देती, गीजर चला देती। मुझे चलाना आता नहीं है, ठंडे पानी से हाथ जम रहे हैं। अरे इस बुढ़िया ने फिर से मुझे आवाज लगा दिया, अब जाना पड़ेगा, इतना अच्छा शो आ रहा है मेरा। ऐसा बोलकर वो अपनी सास के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, आपको चैन नहीं है क्या? एक बर्तन साफ करने को बोला, उसके लिए भी मुझे आवाज लगा ही दी आखिर। अरे बहू, वो तो मैं आपकी वजह से मेरा सीरियल खत्म हो रहा है, क्यों बुलाया मुझे? अरे बहू, मैं तो बस गर्म पानी के लिए बोलना चाहती थी। वो क्या है ना, बर्तन साफ करते हुए हाथ जम रहे हैं, तू गीजर चालू कर देती तो मैं गुनगुने पानी से ही बर्तन धो लेती। एक बात बताइए, आपका बेटा आपका ही है ना, या अम्बानी की औलाद है जिस पर बहुत सारा पैसा है बिजली का बिल भरने का? चुपचाप जाकर आप ठंडे पानी से धो लो, बाद में हाथ ताप लेना। सारा सीरियल निकाल दिया, मैं जा रही हूँ, ऐसे ही करिए आप बर्तन साफ। पर बेटा, पता नहीं मैं कैसी बहू ले आई हूँ जो मेरी सुनती ही नहीं है। इतनी ठंड लग रही है, कब से बोल रही हूँ मेरी शॉल निकाल दे, लेकिन इसने वो भी नहीं दी मुझे। ये कहकर कांपते हुए कुसुम ठंडे पानी से बर्तन साफ करने लगती है और अपनी बहू के पास जाकर बोलती है, बहू जरा मेरा नागिन वाला नाटक लगा दे, खत्म होने वाला है, और ऐसा कर मेरे लिए हीटर जला दे, हाथ ताप लूंगी। क्या बोला आपने? आपका नागिन वाला कोई सीरियल नहीं लगने वाला है, मेरा कसौटी जिंदगी की चल रहा है। और ये हीटर जलाने की बात तो वो खराब हो गया है माँ जी, कल रात को ही उसकी स्प्रिंग निकल गई थी, इसलिए आप अपने कंबल में जाकर बैठ जाइए। ठीक है बहू, मैं अपने कंबल में ही जाकर रह लूंगी। अपने कमरे में आकर कुसुम एक ही कंबल में बहुत ठिठुरती है और कहती है, हे भगवान, एक तो ये एक ही कंबल है, वो भी छेद वाला, जिसमें इतनी ठंड लगती है, ऊपर से बाहर का कमरा और दे दिया है बहू ने। सुनती ही नहीं है बहू तो मेरी, बेटे से ही बोल दूंगी नया कंबल लाने को। अगले दिन जब सब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तो कुसुम कहती है, रोहित बेटा, मैं कह रही थी मेरा कंबल फटा पुराना हो गया है, इसलिए तुम नया कंबल ला दे, बाहर का कमरा है तो ज्यादा ठंड लगती है। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा, पर आपने विमला को क्यों नहीं कहा? विमला, माँ को लाकर दे देती। अजीब, माँ जी मुझसे जब कुछ कहेंगी तो लाकर दूंगी ना, लेकिन नहीं, इनको तो तुमसे डांट खिलवाने में मुझे ज्यादा मजा आता है। अब तो आप खुश है ना माँ जी? देखा माँ, रो गई ना बेचारी। ऐसे ही वक्त बीतता है। बहू अपनी सास की कोई बात जल्दी से नहीं सुनती थी, उसकी जरूरत की चीजें उसे नहीं देती थी। अपनी सास से सर्दी में ठंडे पानी में काम करवाती थी, साथ ही वो धीरे धीरे अपने पति को कंट्रोल कर लेती है और कुसुम के खिलाफ भड़का देती है। और एक दिन कहती है, बस बहुत हुआ माँ जी आपका, अब मैं आपकी और फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती हूँ। जब देखो कभी ये दे दे, कभी कंबल दे दे, कभी सूप बना दे, कभी मसाला वाली चाय बना दे, ये वो। अरे मैं नौकरानी या मशीन थोड़ी हूँ जो आपका सारा काम कर दूंगी। सारी सर्दी आपको ही अकेले लग रही है क्या? अरे बहू, मैंने तो बस तुझसे कहा था कि चाय बना दे, सुबह से काम कर रही हूँ मैं, मेरा सर फट रहा है, अंगीठी भी नहीं है, क्या बुरा कह दिया मैंने? देख लिया रोहित आपने, माँ जी कैसे कह रही है, बताओ भला। घर के 2 काम करवा देंगी तो क्या हो जाएगा? अब मैं आपको इस घर में नहीं रखना चाहती, हम सारे पैसे आप पर नहीं उड़ाना चाहते हैं, कहीं भी रहिए, यहाँ से जाइए। पर बेटा, मैं ऐसे कहाँ भटकूंगी, वो भी इतनी सर्दी में? हाँ माँ जाओ,
अपनी बीवी को और परेशान नहीं देख सकता। कहीं भी रह लो, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाओ, पर जाओ यहाँ से। अरे वाह, इसी दिन के लिए तो मैंने तुझे पैदा किया था कि तू ही मुझे इस सर्दी के कहर में घर से बेघर कर दे। खुश रहो तुम। ये सुनकर विमला उसके कपड़ों की पोटली उठाकर उस पर फेंकती है, जिसे उठाकर कुसुम कड़क सर्दी में अपनी पोटली पकड़कर इधर उधर भटकती है और बोलती है, हे भगवान, मुझे बचा लेना इस सर्दी से। बहुत ठंड हो रही है, कहाँ जाऊं मैं। मेरी बहू ने बेटे को भड़काकर निकलवा दिया मुझे घर से, वरना मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करता। चलते चलते कुसुम एक कृष्ण मंदिर को देखती है और वहां जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। हे कान्हा, अभी तो मैं तुम्हारे आसरे पर ठहर जाऊंगी, लेकिन कल की सुबह कहाँ हो गई मैं नहीं जानती। संभाल लेना मेरे कान्हा मुझे। ऐसा कहकर वो ठंड में कांपते हुए सो जाती है। सुबह होते ही पुजारी उसे बोलता है, ए बुढ़िया, यहाँ सीढ़ियों पर क्यों पड़ी हुई है? लोगों के लिए रास्ता छोड़, जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। अरे पंडित जी, ऐसा मत कीजिए। अरे जाना या बुलाऊं किसी को? ये कहती वो उसे भगा देता है। भूखी प्यासी कुसुम इधर उधर जाती है, थोड़ा बाहर जाती है और भिखारियों की तरह भीख मांगकर गुजारा करके खा लेती है। इस तरह से 4-5 दिन बीत जाते हैं। तभी एक शाम रोहित और विमला कार में बैठकर मूवी देखने जा रहे थे कि रास्ते में उसे अपनी माँ की ममता दिखाई देती है। अपने पति से गाड़ी रुकवाकर दोनों वहां जाकर कहते हैं, माँ, ये आपकी ये हालत कैसे हुई? आप सड़क पर भीख क्यों मांग रही हैं? हाँ माँ जी, इतनी ठंड में आप यहाँ क्यों भटक रही हैं? तो क्या हुआ बेटा, तेरी भाभी ने मेरे बेटे को भड़का कर मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। इतनी बुढ़िया हो गई हूँ, ठंड लगती है तो मैंने उससे अंगीठी जलाने के लिए 2-4 बारी कहा था, लहसुन भूनने को कहा था। तुझे तो पता है तेरी माँ को चाहिए होता है। सर्दी में इसी बात से परेशान होकर तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। ये बहुत गलत किया पारुल भाभी ने, मुझे जाकर उन्हें समझाना पड़ेगा। हिम्मत कैसे हुई उनकी मेरी माँ को इतनी सर्दी में घर से बाहर निकालने की। माँ, मैं आपको लेकर घर चलती हूँ, आपके कमरे में हीटर लगवा दूंगी। वाह बेटा, तुझे अपनी माँ का दर्द समझ आ गया, लेकिन अपनी सास का दर्द समझ नहीं आया। तूने जो अपनी सास के साथ किया वही सब तो मेरे साथ हुआ है। तेरी सासू माँ और मैं इतनी सर्दी में भीख मांग कर ही खाना खा रहे हैं। और रोहित बेटा, वो तो तुम्हारी सगी माँ है, कोई सौतेली तो नहीं है जो तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या तुम्हें अपनी माँ का जरा भी दर्द समझ नहीं आया? जरा इनकी आंखें देखिए, कितना बिलख कर रो रही हैं। ममता जी, ये बच्चे शायद आपकी बात नहीं समझेंगे, क्योंकि यही सब मैंने पहले भी कहा था। तो नहीं समझे ये? क्या तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? माँ जी, आज से मैं अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हूँ। जब बात अपनी माँ पर आए तो मुझे बहुत दुख हुआ, और अब एहसास कर पा रही हूँ कि इतनी ठंड में मैंने आपके साथ जो ज्यादती की है तो आप पर क्या बीती होगी। माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। माँ, मैं बहुत बुरा बेटा। शुक्रिया माँ, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। माँ जी, आप घर चलिए, हम आपको वापस लेने आए। और माँ, मैं भाभी को समझाऊंगी कि वो ऐसा ना करे। तभी उसकी भाभी पारुल आकर बोलती है, भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब माँ जी और मेरा प्लान था, ताकि आप दोनों को सबक मिले। शुक्रिया समधन जी और पारुल बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरे बहू बेटे सही राह पर आ गए। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, बच्चों को राह दिखाना जरूरी होता है। जब आप अपने घर चलिए, कब तक सर्दी में रहेंगी? मेरी बेटी से जितना मन चाहे उतना काम करवाइए। जरूर जरूर। इस तरह कुसुम अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहती है। दिल्ली शहर में रहने वाली पद्मिनी के घर कुछ दिनों पहले 5 बहुएं आई थीं, जिनका नाम हिमानी, मेघा, रश्मि, परिणीति और मीरा था। जहां उसकी 3 बहुएं केवल साड़ी ही पहनती थीं, वहीं मेघा और हिमानी सिर्फ छोटे कपड़े पहनने की शौकीन थी। एक दिन पद्मिनी अपनी 5 बहुओं से कहती है, मेरी 5 बहू रानियों, सर्दी शुरू होने वाली है, इसलिए ये पैसे पकड़ो और सर्दियों की शॉपिंग कराओ। ठीक है माँ जी। इसके बाद 5 बहू सर्दियों की शॉपिंग के लिए बाजार जाती हैं, जहां रश्मि, परिणीति और मीरा सर्दियों के मोटे स्वेटर खरीद रही होती हैं, मगर वहीं हिमानी और मेघा सर्दियों में भी गर्मियों के आउटफिट पर नजर गड़ाए कहती हैं, एक्सक्यूज मी, ये ड्रेस कितने की है?
अरे मैडम जी, ये तो शॉर्ट ड्रेस है, आप सर्दियों में ये खरीद कर क्या करेंगी? क्यों, दिल्ली शहर में सर्दियों में छोटे कपड़े पहनने पर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है क्या? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मगर पूरे भारत में दिल्ली की सर्दियां सुर्खियों में रहती हैं, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा था। हम हर मौसम को मात देना जानती हैं, इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो और कुछ एंटीक शॉर्ट ड्रेसेस दिखाओ। दुकानदार उन्हें शॉर्ट ड्रेसेस दिखाने लगता है। कुछ ही देर बाद सभी बहुएं शॉपिंग करके एक साथ घर आती हैं। सर्दियां बढ़ता देखकर मीरा, परिणीति और रश्मि सर से पांव तक मोटे स्वेटर पहनकर अपनी सास के सामने आती हैं। अरे उठ गई तुम तीनों, सर्दियों ने मौसम की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी हैं, संभल कर रहना। न्यूज में आया था कि दिल्ली की सर्दी इस साल कई साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। वैसे वो 2 हंसों का जोड़ा कहाँ है? हम यहाँ हैं सासू माँ। मेघा और हिमानी को छोटे कपड़े में देखकर पद्मिनी दांत किटकिटाती हुई कहती है, अरे नालायक, तुमने सर्दी की शॉपिंग नहीं की क्या, जो सर्दियों में भी छोटे कपड़े लटका लिए हैं? माँ जी, की है ना शॉपिंग, तभी तो ये शॉर्ट गाउन पहनकर हमने कूल लुक लिया है। अरे काहे का कूल लुक, तुम दोनों के बित्ते भर के पहनावे को देखकर मैं ये ठंड से ठिठुर रही हूँ। अरे ये तुम्हारा जयपुर नहीं है, अभी तुमने दिल्ली की सर्दी देखी नहीं है। अच्छे अच्छों की कुल्फी जमते देर नहीं लगती। ये बेढंगा पहरावा छोड़कर स्वेटर शॉल पहन लो, ओढ़ लो। माँ जी, पुरखे पुरनिये कह गए हैं, सर्दी और शर्म जितनी ज्यादा महसूस करो उतनी ज्यादा लगती है। मेघा, इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम दोनों बेशर्म बहू हो? जेठानी जी, हम इन छोटे कपड़ों के बेशर्म लगे ना लगे, मगर आप सर से पांव तक खुद को सर्दियों के शॉल स्वेटर में लपेटे हुए बब्बर शेर लग रही हैं। देख लेना देवरानी, जैसे जैसे दिल्ली की सर्दी बढ़ेगी ना, ये छोटे कपड़े पहनने का भूत ना उतर गया ना तो कहना। ऐसे ही समय गुजरता जाता है, जिसके साथ घटते तापमान के साथ सर्दियां बेतहाशा बढ़ने लगती हैं। आस पड़ोस के लोग स्वेटर पहने और शॉल लपेटे हुए घूमते, बावजूद इसके हिमानी और मेघा छोटे कपड़े ही पहना करती। एक सवेरे वह देखती हैं कि पद्मिनी अपनी तीनों बहुओं के साथ आग जलाकर बैठी हुई बातें कर रही है। एकदम खरा सच कहा था आपने माँ जी, मतलब दिल्ली की सर्दियों ने तो कहर ढाए हुए हैं। घर की दहलीज से बाहर पांव रखते ही आत्मा बाहर निकल जाती है और पानी छूते ही कुल्फी जमने लगती है। अभी तीनों बहुएं ऐसा बोल ही रही थीं, तभी हिमानी और मेघा शॉर्ट गाउन पहने हुए वहां आकर कहती हैं, जेठानी जी, आप तीनों के पास कोई और बात नहीं है क्या? जब देखो जिसे देखो दिल्ली की सर्दी की चर्चाएं करता रहता है। कभी फैशन से जुड़ी बातें भी कर लिया करो। देवरानी जी, वो क्या है ना, हम तीनों बहुओं की बॉडी आपके जैसे बारूद से नहीं बनी है, इसलिए हम सर्दी के ऊपर गॉसिप भी करती हैं और ठंड से खुद को बचाने के लिए स्वेटर भी पहनती हैं। एकदम सच कहा, जमाने भर की सर्दी तो तुम तीनों में ही समाई हुई है। हमारी बराबरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे मेरी बेअकल बहुओं, किसी दिन तुम्हारे ये छोटे छोटे कपड़ों का पहरावा सर्दी में तुम्हारे छक्के न छुड़ा दे। माँ जी, सर्दी तो बूढ़ों का मौसम है और हम तो अभी जवान हैं, और ये शॉर्ट ड्रेस बगैर हम बहुओं का लुक अधूरा रहता है। तुम दोनों निखट्टू को समझना दीवार में सर मारने के बराबर है। समय बीतता है। एक दिन पद्मिनी के घर उसकी पड़ोसन शांति आती है। अरे आओ आओ शांति बहन, बड़े दिनों के बाद भूले भटके मेरे घर कैसे पधार गई? बातों के बाण चलाना तो कोई तुमसे सीखे। तू तो जानती है कि सर्दी शुरू होने के बाद मैं घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ। चल अब आ गई है तो चाय पी कर जाना। अरे बहू, जरा बढ़िया सी चाय बना कर ला। थोड़ी ही देर में हिमानी और मेघा चाय बिस्किट की ट्रे लिए उनके सामने आती हैं कि शांति की नजर सीधे उनके छोटे कपड़ों पर पड़ती है। तौबा तौबा, अरे ये कैसे तंग कपड़े पहने हैं तेरी इन दोनों बहुओं ने। शर्म आया क्या? कौड़ियों के भाव बेच खाई है या फिर दर्जी ने कपड़ों में कमी कर दी है? अरे क्या बताऊं शांति बहन, फैशन के पीछे दोनों बहुओं की मती मारी गई है। आजकल की बहुएं बड़ी बेशरम हो गई हैं, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। अरे शर्म नहीं आ रही सो तो इनके अंग प्रदर्शन से पता चल रहा है, मगर इन छोटे कपड़ों में सर्दी भी नहीं लगती क्या? बिल्कुल भी नहीं आंटी जी, सर्दी तो हमारे छोटे कपड़ों को छू कर गुजर जाती है। अरे तुम्हें ठंडी लगे ना लगे, मगर तुम्हारे छोटे कपड़े देखकर मेरी ठिठुरन चुक चुक गाड़ी की तरह बढ़ रही है। जल्दी से चाय दो। इसके बाद शांति चुपचाप चाय पीकर घर के लिए रवाना हो जाती है। एक सुबह पद्मिनी अपने तीनों बहुओं के साथ बात कर रही होती है। इन दोनों के छोटे कपड़ों के कारण आस पड़ोस में मेरी नाम धराई बढ़ती जा रही है। अब इन्हें मजा चखाना होगा।
माँ जी, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही इनके छोटे कपड़े ही इनके छक्के छुड़ाने का काम करेंगे। मगर वो कैसे? ये छोटे कपड़े पहनकर सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती हैं, मगर इन्हीं छोटे कपड़ों को पहनकर इन्हें बाहर साग सब्जी खरीदने जाना पड़ेगा और ठंडे ठंडे पानी से बर्तन चौका करना पड़ेगा, तब जान पड़ेगा। रश्मि की बात पर पद्मिनी और बाकी की बहुएं सम्मति जाहिर करती हैं। फिर उसी शाम, मेघा, हिमानी, कहाँ हो दोनों? जल्दी यहाँ आओ। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, ये पैसे पकड़ो और शाम को बनाने के लिए साग सब्जी लेकर आओ। माँ जी, मौसम का हाल तो देखिए, बाहर कोहरा ही कोहरा है। अब पर तुम दोनों को सर्दी लगती ही नहीं, आखिरकार तुम दोनों स्टील बॉडी से जो बनी हो। क्या हुआ देवरानी जी, कोहरा देखकर आपका दिल धड़क रहा है? बिल्कुल भी नहीं, सर्दी तो हमारी हॉटनेस देखकर दूर भाग जाती है। हम बाजार जरूर जाएंगी। ऐसा कहकर दोनों बहू छोटे कपड़े पहने बाजार की ओर बढ़ जाती हैं। तभी सर्दी के मारे दोनों ठिठुरते हुए कहती हैं, ये सर्द लहरें तो हमारे छोटे कपड़ों के साथ छेड़खानी कर रही हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरे मानी, मेरी तो आत्मा कपकपा रही है, दांत कटकटा रहे हैं, ये जाड़ा तो बड़ा ही जानलेवा है। थोड़ी ही देर बाद दोनों बहू बाजार से सब्जी लेकर ठंड से ठिठुरते हुए घर आती हैं और तभी तीनों बहुएं तफरेबाजी करते हुए कहती हैं, अरे मेघा, हिमानी, ये तुम्हारी नाक टमाटर की तरह लाल क्यों हुई है? अरे जीजी, नाक की छोड़िए और उनके पाँव तो देखिए, ठंड से कैसे थिरक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा टशन है। अच्छा तो चलो, रसोई घर में बर्तन पड़े हैं जो तुम दोनों बहू को धोने हैं। क्या हुआ? पानी का नाम सुनकर तुम दोनों का चेहरा पीला क्यों पड़ गया? लगता है कहीं तुम्हें सर्दी की नजर तो नहीं लग गई? इसी के साथ दोनों बहुओं को जोरदार छींक आती है और वह कहती हैं, जी, अरे हमारी जालिम जेठानी जी, हमें ठंड लग रही है। इससे पहले कि हमारी आत्मा बाहर निकलकर आप तीनों के आगे तांडव करे, हमें जाने दीजिए। ये कहकर दोनों बहू दौड़ती हुई अपने कमरे में जाकर खूब सारा शॉल स्वेटर लपेटे हुए बाहर आती हैं। उन्हें ऐसे देखकर पद्मिनी और उसकी बहू एक साथ ठहाके लगाकर कहती हैं, आखिरकार सर्दियों में छोटे कपड़ों ने तुम्हारे छक्के छुड़ा ही दिए। हाँ, अब हम सर्दी में छोटे कपड़े फिर कभी नहीं पहनेंगी। साथियों, अगर आप भी सर्दियों में छोटे कपड़े पहनने के शौकीन हैं तो सावधान रहिए। वैशाली नगर में दो सहेली प्रिया और शिवानी एक दूसरे के घर के आमने सामने रहती थी। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि उन दोनों की बहुत लड़ाई हुआ करती थी। जहां प्रिया वेल टू डू घर से थी, वहीं शिवानी बहुत ही गरीब थी। दोनों के एक एक बच्चा था और सर्दी शुरू हो चुकी थी। वहीं शिवानी की बेटी आंचल को ठंड से बुखार आ जाता है। तभी वो अपनी बेटी को कहती है, शांत हो जा बेटा, ऐसे कांप मत। माँ, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है, कुछ स्वेटर वगैरह पहना दो ना। हाँ। बेटा, अब तुझे पता तो है ही कि हम गरीब हैं, कहाँ से लाऊं स्वेटर? ऊन इतना महंगा होता है कि मैं हाथ से भी नहीं बना सकती। रुक जा, तुझे मैं बोरी उड़ा देती हूँ, वो भी गर्म होती है। ये बोलकर शिवानी बाहर से जब बोरी लाने जाती है तो घमंडी प्रिया उसे देखकर कहती है, अरे इस बोरी का क्या करोगी तुम? वो मेरी आंचल को ठंड लग रही थी। अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए बोरी उड़ाओगी? हाउ चीप! तुम गरीब लोगों का कुछ नहीं हो सकता, हमेशा फकीर के फकीर ही रहोगे। बताओ, इतना भी नहीं कि अपनी बेटी को एक स्वेटर दिला सको। और मेरे बेटे को देखो, 2-2 स्वेटर बना कर रखते हैं हम, वो भी ब्रांडेड वाले। देख प्रिया, अपने आप को ज्यादा मत बन, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बचपन की दोस्त है। तो भूल जा, वैसे भी हमारी कभी सुलह हुई है जो आज होगी गरीब कहीं की। प्रिया खबरदार, जो दोबारा मुझे गरीब कहा तू, जिंदगी भर तू मुझे गरीब नहीं कह सकती। आज तो लड़ाई होकर ही रहेगी। ये बोलते ही दोनों अपने अपने असली रूप में आ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। मगर इंसानी लोग उन चुड़ैलों को देख नहीं पाती। कभी अमीर चुड़ैल उसे मारती है तो कभी गरीब चुड़ैल शिवानी उसे मारती है। ऐसे लड़ते देख उन दोनों के पति भूतिया रूप में आकर उन दोनों को अलग अलग करते हैं और घर में ले जाते हैं। तभी शिवानी चुड़ैल का पति रमेश कहता है, अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लग गई। तुम दोनों सहेलियों को लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अरे तो तुम मुझे क्यों कह रहे हो? हमेशा चुनौती देगी तो मैं भी तो लड़ूंगी ना। तुम्हारी वजह से वो गरीब गरीब बोलकर मुझे चिढ़ा रही थी।
अरे जब तुम्हें पता है वो अमीर चुड़ैल हमेशा तुमसे पिनकी हुई रहती है तो तुम ही चुप हो जाया करो। हाँ, सारी समझदारी मैं ही दिखाऊं, उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं ना। माँ पापा बहुत ठंड लग रही है, कुछ तो करिए। फिक्र मत कर बेटा, मैं तेरे लिए मांस लेकर आता हूँ, उससे तेरे शरीर को गर्मी पहुँचेगी और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है पापा। ये कहते ही रमेश उसके लिए मांस लेने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रिया का भूतिया पति मुकुल कह रहा था, अरे बार बार अपनी सहेली से लड़ती क्यों रहती हो? उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना छोड़ दो, बहुत हुआ। नहीं छोड़ूंगी मैं, उसका मजाक उड़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। जब तक उसे जलील न कर दूं, मेरा दिन पूरा नहीं होता। रहने दो, मेरी बेइज्जती किए बिना भी तुम्हारा दिन पूरा नहीं होता। अपनी अमीरी का दिखावा करना बंद करो। कौन सा तुम कमा कर ले आती हो? काम तो मैं करता हूँ। बस बस रहने दो, वरना तुम्हारा खून पी जाऊंगी मैं। अच्छा भगवान, मैं ही चुप हो जाता हूँ। ऐसे ही अगले दिन दोनों इंसानी रूप में बाजार गई थीं। गरीब शिवानी चुड़ैल अपनी बेटी के लिए सस्ती सी ऊन खरीदने आई थी, सिर्फ इसलिए कि उस पर सीमित शक्तियां थी। इसलिए वो चुड़ैल होने के बावजूद भी बेटी को महफूज नहीं रख सकती थी। वहीं प्रिया भी अपने बच्चों के लिए महंगे महंगे स्वेटर और जूते लेने आई थी। तभी ऊन लेते हुए उसे चुड़ैल प्रिया देख लेती है। ये वाला ऊन मोटा तो है ना, बच्चे को ठंड तो नहीं लगेगी ना। ओहो, तो मैडम यहाँ सस्ता सा घटिया सा ऊन लेने आई है ताकि अपनी आंचल बिटिया को पहना सके। वैसे तुम इसके अलावा और कुछ भी कर नहीं सकती हो। ये देखो, मैं अपने बेटे चिंटू के लिए क्या क्या लाई हूँ। उसके लिए सर्दी वाली स्वेटर, जैकेट, कैप और ये मफलर भी लाई हूँ। ये सब तो खरीदने के लिए वैसे ही तुम पर पैसे नहीं होंगे और ना ही कभी देखे होंगे। बस बहुत हुआ। अगर तुम पर पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम ढोल पीटती रहोगी। अपने पैसे का बखान करना बंद करो। ठीक है, अच्छी बात है, तुम अपनी बच्चों का इतना कुछ दिला रही हो, खरीद रही हो। मेरा जैसा है मैं वैसे रह लूंगी अपने बच्चों के साथ। मैंने अपने बच्चों को इतना सिखाया है कि वो कम में भी गुजारा कर सके। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, कैंची की तरह कतर कतर। लोग नहीं होते ना तो चुड़ैल बनकर अभी तुम्हें बता देती। वैसे भी मैं ही जीतती, क्योंकि तुम पर तो शक्तियाँ भी नहीं है ना पैसा है। दोनों तरफ से मात खा गई हो। कोई बात नहीं, मैं गरीब हूँ, तुमसे बेहतर हूँ। कम से कम तुम्हारी तरह घमंडी तो नहीं, क्योंकि तुम्हें तो अपने घमंड और पैसों के आगे कुछ दिखता ही नहीं। जिस दिन तुम्हारा घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाएगा, उस दिन तुम बहुत पछताओगी। ओफो, ज्ञान देना बंद करो अब। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। तुम मत बोला करो ना। ये कहते ही दोनों चुड़ैल मुंह फुलाकर अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिन बाद सर्दी और बढ़ जाती है और दिन में धूप आ जाती है। शिवानी अपनी बेटी के साथ घर के बाहर धूप में खटिया डालकर बैठ जाती है और मूंगफली खाती है और कहती है, ले बेटा, मूंगफली खा ले, इससे तुझे गर्माहट पहुँचेगी, ठंड नहीं लगेगी। ठीक है माँ। माँ बेटी आराम से मूंगफली छील कर खा रही थी। तभी छत पर कपड़े सुखाते हुए प्रिया चुड़ैल कहती है, अरे चिंटू बेटा, आजा, ले मूंगफली बादाम खा ले, क्योंकि नकली मूंगफली खाकर तो तेरी सेहत नहीं बनने वाली ना। तेरी ठंड रुकेगी, इसीलिए तू काजू, किशमिश, बादाम खा ले। आ गया माँ, लाओ। अरे वाह माँ, काजू और बादाम तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। हाँ बेटा। अरे शिवानी, तुम? ओहो, अपनी बेटी को मूंगफली खिला रही हो। अरे भाई, तुम्हारी बेटी की क्या सेहत बनेगी। देखो, शर्माओ मत। बेशर्म होकर मुझसे थोड़ी सी मुट्ठी भर काजू बादाम तो मांग ही सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, ना पैसे मांगूंगी ना सुनाऊंगी। रुक जा बेटा, जादू से तेरे लिए लस्सी लाती हूँ। धूप में लस्सी पीकर तुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ माँ, लस्सी भी दे दो। ये बोलकर अपने जादू से चिंटू को लस्सी देती है। तभी आंचल कहती है, माँ, मुझे भी लस्सी चाहिए। आप भी उनकी तरह जादू करो ना, ताकि मैं भी चिंटू की तरह लस्सी पी सकूं। बेटा, मेरे पास सिर्फ सीमित शक्तियाँ हैं, जिससे मैं मुश्किल समय ही उपयोग कर सकती हूँ। उसकी तरह हर छोटी मोटी चीज के लिए शक्तियाँ मुझे प्रदान नहीं की गई। ये मेरी शक्तियों के विरुद्ध है। ऐसा कर, तू गुड़ खा ले। अगर तुझे मीठा ही खाना है तो ये कर, ये भी लस्सी की तरह ही फायदेमंद है। माँ, पर लस्सी वाला स्वाद तो गुड़ में नहीं आएगा। बेटा, वो हमें जानबूझकर चिढ़ा रहे हैं। हमारे पास जितनी चादर होगी उतने ही पैर पसारने होंगे ना।
चादर को बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ गई माँ। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। प्रिया अमीर चुड़ैल थी, इसलिए वो हर प्रकार की चिमनी अपने घर में लगाकर घर में गर्माहट बनाए रखती थी। तभी एक दिन उसका बेटा चिमनी को जला देता है, जिससे पूरे घर में आग लग जाती है और चुड़ैल प्रिया चाहकर भी अपने बच्चे को उस आग से बचा नहीं पा रही थी। वहीं गरीब चुड़ैल चूल्हे के बचे गर्म कोयले से ही अपने घर को गर्माहट में कर देती है। तभी शिवानी के कानों में प्रिया चुड़ैल और उसके बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे ये तो प्रिया रो रही है और चिंटू की भी आवाज आ रही है। मैं क्या कोई गड़बड़ हो गई है? मुझे जाना पड़ेगा। मामा जल्दी चलो, चिंटू के घर में आग लग गई है, उन्हें बचा लो जाकर। अपनी बेटी की आवाज सुनकर वो फटाफट से प्रिया के घर में जाती है। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आग बुझाने की कोशिश करती है, मगर कुछ नहीं होता है। माँ बचाओ मुझे, माँ मैं मरूंगा तो नहीं ना माँ। माँ हे भगवान, मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगी। मेरी शक्तियाँ अभी हैं मुझ पर। तभी असीमित शक्तियों से शिवानी अपनी सहेली के बच्चे को बचा लेती है। वहीं असीम शक्ति होने के बाद भी अपनी सारी शक्तियों को खत्म कर देती है, जिससे उसकी आंखों से अमीर घमंड की पट्टी उतर जाती है और प्रिया अपने बेटे को सीने से लगाकर कहती है, बेटा तू ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना कुछ कहा, फिर भी तूने आज मेरे बेटे की जान बचाई और अपनी शक्तियों को भी मैंने खत्म कर दिया। आज मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। मेरी सहेली, आज मेरी आंखों पर जो अमीर की पट्टी थी वो हट चुकी है। कोई बात नहीं यार, तुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है और मुझे क्या ही चाहिए। बस हमारी बचपन की दोस्ती अभी बनी रहे, मेरे लिए वही काफी है। इस तरह दोनों सहेली एक दूसरे से गले लग जाती हैं और हमेशा के लिए एक होकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।